हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी नेविगेट। फ्रेंड्स, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो हमने थर्मोडायनेमिक्स में अभी तक प्रीवियस वीडियोस में क्या क्या देखा है। तो हमने देखा है कि हमने थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम किसे कहते हैं, सराउंडिंग, बाउंड्री एक्सेट्रा, उनके बारे में बात कर ली है। फिर हमने थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेसेस के बारे में भी पढ़ा, क्वासी स्टैटिक क्या होता है, साइक्लिक प्रोसेस किसे कहते हैं, नॉन साइक्लिक क्या होता है, फिर हमारा रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस किसे कहते हैं। ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। अब प्रोसेस में जब हम आगे बढ़ते हैं, हम प्रोसेस पढ़ना चाहते हैं, तो हमें वहां पर क्या पढ़ना पड़ता है? हमें पढ़ना पड़ता है कि जो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस भी कौन सी होती है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस किसे कहते हैं, ये सारी बातें भी पढ़ना पड़ता है। तो ये थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ने के लिए इसकी स्टार्टिंग हम करने वाले हैं कहाँ से? तो थोड़ा सा हम बेसिक इंफॉर्मेशन आज लेने वाले हैं, बेसिक स्टडी करने वाले हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की। किसकी स्टडी करेंगे? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की। जैसा कि मैंने आपको कल कहा भी था कि हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ेंगे, तो इसको आज स्टार्ट करते हैं। इससे कुछ बेसिक टर्म्स समझते हैं कि कैसे हम जो थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करते हैं वो प्रैक्टिकल स्टडी होती है या थ्योरेटिकल स्टडी होती है। जो हम कंसीडर करते हैं वो कितने हद तक हमें कंसीडर करना पड़ता है कि जो हम मान रहे हैं वो हमारा अप्रोक्सीमेशन या अजम्पशन जो है वो कहाँ तक सही है। ऐसी कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे समझने लायक है, तो उसी की बात करने वाले हैं। वो आता है सब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर, क्योंकि यहीं पर हम डिराइव करने वाले हैं हमारा इनर्ट गैस इक्वेशन या परफेक्ट गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन। क्लियर है? इनर्ट गैस कम बोला जाता है, आइडियल गैस इक्वेशन या परफेक्ट गैस इक्वेशन हम यहाँ पे डिराइव करेंगे। ठीक है, तो उसके पहले, ये सब करने के पहले हमें कुछ लॉज के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। वो जो लॉ है, वो लॉ किसने दिए हैं, उन्होंने क्या कहा था, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे और उसका ग्राफ या वेरिएशन कैसे होता है। देखिए, ये लेक्चर जब आप देख रहे हैं तो इसके पहले मेरा आपको एक सजेशन है कि आप जो प्रीवियस लेक्चर्स है ना, उनको एक बार गो थ्रू कर लीजिए थोड़ा सा। अगर वो आप पढ़ लेंगे तो आपको ये समझने में ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि वहां पर मैंने कुछ ग्राफ्स बना के बताए। और अगर आपने अभी तक नहीं भी देखा है ना, तो कोई बात नहीं, ये इतना सेपरेट टॉपिक है कि उनका प्रीवियस वाले लेक्चर से बहुत ज्यादा ऐसा कनेक्शन नहीं है कि अगर आपने उनको नहीं देखा तो नहीं समझेंगे। उसका रीजन ये है कि आप प्रोसेस का मीनिंग जानते हैं, आप स्टेट मतलब एक स्थिति या स्टेट का मीनिंग आप जानते हैं, है ना। आप सिस्टम किसे कहेंगे ये शायद थोड़ा सा जानते हैं, इसलिए ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बॉयल्स लॉ की। किसकी बात करेंगे? बॉयल्स लॉ। अब ये क्या होता है और इन्होंने क्या कहा था, उनके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक, तो जो बॉयल्स थे ये क्या बोल रहे थे? इन्होंने कहा था कि अगर आपने एक कांस्टेंट टेम्परेचर रखा है, क्या रखा है? कांस्टेंट टेम्परेचर अगर रखा है, अगर आपने कांस्टेंट टेम्परेचर रखा है तो किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होगा इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। ठीक है, अब ये जो बात है ना जो इन्होंने कही, उसको हमें कैसे पढ़ना है? देखिए, ये क्या कह रहे हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब आप टेम्परेचर को कर दीजिए क्या? कांस्टेंट। टेम्परेचर को आप वेरी नहीं करिए, तब किसी भी गैस का वॉल्यूम और प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या यही यहां पर लिखा हुआ है ना? V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, मतलब वॉल्यूम जो होगा वो P के इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है। तो कब होगा? जब हमारा गैस का टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए, तब वॉल्यूम जो होता है उस गैस का वो प्रेशर के इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है। पहली चीज, ठीक है। अब ये जो आप लिख रहे हैं ये केवल इतना ही बताना जरूरी नहीं है, इसके बाद हमें यहां पर कुछ और बातें भी बताना होगी। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आप एक काम करिए, आप इस कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस जो है, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस अगर हो रही होगी तो हम उसको क्या कहेंगे? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस जो होती है, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस जो होती है आपकी, उसको क्या मैं आइसोथर्मल प्रोसेस बोलता हूं, है ना? आइसोथर्मल प्रोसेस। तो क्या हमने आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में कल पढ़ा था? तो आप कहेंगे यस, हमने आइसोथर्मल प्रोसेस थोड़ी सी देखी थी कि वो क्या होती है। ठीक, तो एक बार हम देख लेते हैं। और जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये क्या है, एक ग्राफ है ना, आपको एक्स वाई प्लॉट दिया हुआ है। तो इस एक्स वाई प्लॉट को समझते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए यहां पर आपके पास है प्रेशर, यहां पर आपके पास है वॉल्यूम, है ना। यहां पर आपके पास क्या है? प्रेशर, और दूसरी तरफ आपके पास है वॉल्यूम। अगर आपसे बोला गया है कि आप आइसोथर्मल प्रोसेस बनाइए, कैसी बनाइए? आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल क्यों बोला है मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि लॉ जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्या कहा उन्होंने? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब आप प्रोसेस बनाएंगे तो आपका P और V और P जो होता है वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
पी। तो देखिए जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज होगा, जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज होगा, पी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। समझ में आ रही है बात, है ना। ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो ग्राफ है, ये है किसका, ये है आपका कांस्टेंट प्रेशर या आइसोथर्मल प्रोसेस का, जहां पर P इज वेरिंग या V इज वेरिंग इनवर्स विद द प्रेशर। ठीक है ये बात। ये ग्राफ होता है किसका, ये ग्राफ होता है आपके आइसोथर्मल प्रोसेस का। अगर ये ग्राफ आपने कहां पर प्लॉट किया है, अगर ये ग्राफ आपने PV पर प्लॉट किया है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, अभी मैं आपको और आगे समझा रहा हूं इसको, है ना। ठीक है, ये जो प्लॉट हुआ है ये किस पर हुआ है, ये P और V पर हुआ है। क्लियर। अच्छा, थोड़ा धीरे धीरे समझते हैं। पहली बात तो ये समझ में आ गई कि अगर बॉयल्स लॉ होगा तो उन्होंने बोला कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए। इसमें इंपॉर्टेंट सबसे क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर वाली प्रोसेस। ठीक, ये अगर कांस्टेंट टेम्परेचर हुआ तो P और V जो होंगे वो आपस में वेरी करेंगे इनवर्स रिलेशन के साथ में। कैसे वेरी करेंगे, इनवर्स रिलेशन में। तो ये यहाँ पे आपके पास इनवर्स रिलेशन लिखा। तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता हूं, अगर मेरा P यहां चले गया तो P इंटू V क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो PV इक्वल्स टू क्या हो गया, कांस्टेंट। तो ये जो आपने ग्राफ प्लॉट किया है, ये PV इक्वल्स टू कांस्टेंट का ग्राफ है। ठीक, अब इसको थोड़ा सा और डिटेल करते हैं, है ना, हम इसको समझते हैं। देखिए कैसे समझा जाए। जब हम पीवी ग्राफ बनाते हैं ना, तो हमारे पास कुछ चीजें और आती हैं, उनको समझते हैं हम। देखिए क्या होता है, आपके पास जो आप गैस यूज कर रहे हो, आप जो गैस यूज कर रहे हो ना, आपके पास की जो गैस है वो यहां पे समझिएगा थोड़ा सा। हम जो गैस यूज करते हैं वो होती है रियल गैस, या हम जिस पे प्रैक्टिकल करते हैं वो हमारे पास होती है रियल गैस, है ना। कौन सी होती है, रियल गैस। अब रियल गैस जो हमारे पास एनवायरमेंट में एग्जिस्ट कर रही है ना, वी टेक फॉर द स्टडी के लिए हम क्या लेते हैं, रियल गैस लेते हैं। ठीक है ना। और अगर हम इनकी सब की बात करें, या हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं आइडियल गैस इक्वेशन। क्या पढ़ेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन। तो इसका मतलब जो हम पढ़ने वाले हैं आगे चल के, वो हमारा क्या होगा, वो हमारी होगी आइडियल गैस। कौन सी हो जाएगी, आइडियल गैस। अब यहां पर कंपैरिजन करना पड़ेगा हमें किस किस के बीच में, रियल गैस और आइडियल गैस, है ना। तो हम यहां पर बोल रहे हैं कि ऑन विच ऑल दी लॉज आर बेस्ड। मतलब हमारे जो लॉज है ना, वो सब किस पे बने हुए हैं, आइडियल गैस पे बने हुए हैं। वो सब किस पे बने हुए हैं, आइडियल गैस पे। और हम स्टडी किसकी कर रहे हैं, हम रियल गैस पे पढ़ रहे हैं। हम किस पे पढ़ रहे हैं, रियल गैस पे। हमको करना किस पे है, आइडियल पे। तो यहां पे थोड़ा सा आपको, ऐसा तो कुछ खास नहीं है बट फिर भी समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं कि कैसे रियल गैस और आइडियल गैस हमारी जो स्टडी है उसके अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेट बराबर आ जाती है। तो देखिए, हम जब कभी रियल गैस को बताते हैं तो रियल गैस जो बताई जाती है वो बताई जाती है डॉट 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 से। कैसे बताई जाती है, डॉट से। और आइडियल गैस जो है हम उसको बताएंगे हमारे किससे, तो आइडियल गैस को हम बताएंगे हमारी स्ट्रेट लाइन से, या पूरी जो लाइन होती है उससे बताएंगे। क्लियर है ये बात, है ना। रियल गैस को आप किससे बताएंगे, डॉट से, और इसको किससे बताएंगे, कंटिन्यूअस लाइन से। तो यहां पे समझते हैं, मैंने आपके सामने एक ग्राफ बनाया। मान लीजिए मैंने जो एक ग्राफ बनाया वो ग्राफ कुछ ऐसा है। ठीक है। अच्छा, अभी हम ये किसके ऊपर ग्राफ बना रहे हैं, हम ये ग्राफ बना रहे हैं P और V के ऊपर। किसके ऊपर बना रहे हैं, यहां हमारा प्रेशर है और यहां हमारा वॉल्यूम है। प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ ही है ये। तो देखिए जरा, हमने क्या बनाया, एक PV ग्राफ बनाया। अब ये कौन सा ग्राफ हो जाएगा, ये किसका ग्राफ हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये आइडियल गैस का ग्राफ है। किसका है ये, आइडियल गैस। क्यों आइडियल गैस का है, शायद ये बात समझ गए होंगे। अभी हमने दो अलग अलग गैसेस हैं हमारे पास। एक जो पूरी प्रैक्टिकल गैस है जो हम यूज कर रहे हैं स्टडी के लिए, है ना, प्रैक्टिकल में यूज होती है। और आइडियल गैस जो है ये आइडियल है, मतलब हम इसको एक स्टैंडर्ड मान के चल रहे हैं, उस गैस का ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो आइडियल गैस कुछ इस तरीके से फ्लो हो रही थी। लेकिन जब आपने रियल गैस का ग्राफ बनाया तो रियल गैस का वेरिएशन जो आया वो वेरिएशन कुछ आपको ऐसा देखना मिला। समझ गए, ये जो मिला ये किसका वेरिएशन मिला, ये आपको मिला रियल गैस का। ये किसका मिलने वाला था, ये आपको मिल गया रियल गैस।
ठीक, मैंने एक बार लिखा है, बार बार मैं नहीं लिखूंगा कि रियल गैस है और आइडियल गैस है। आप अब समझ जाइए कि जो हमारी सॉलिड लाइन होती है, जो हमारी सॉलिड लाइन होती है वो किसको दिखाती है, वो हमारी आइडियल गैस को दिखाती है, और जो हमारी डॉट 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 वाली लाइन है वो हमारी किसको दिखा रही है, वो हमारी रियल गैस को दिखा रही है। ठीक है, यहां तक। चलिए, तो अब क्या हुआ आगे इसको देखते हैं। अब आपने जैसे टेम्परेचर थोड़ा और बढ़ाया, क्या किया, टेम्परेचर थोड़ा और बढ़ाया, तो आपको जो ग्राफ है, अब मैं अगले उससे डिफरेंट कलर से प्लॉट कर रहा हूं, आपको जो ग्राफ मिला वो मान लीजिए ये मिला। ठीक है, ये आपको क्या मिला, ग्राफ मिला, ये आपको ग्राफ मिला। ठीक, ये तो अब जब आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है ना, तो क्या होता है, आपका जो रियल गैस है वो इसके पास पहुंच जाती है। कहां पहुंच जाती है, इसके पास में। मतलब जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारी रियल गैस थी, ये कौन सी हो गई, ये रियल गैस हो गई, और ऊपर वाली कौन सी हो गई, तो वो हो गई आइडियल गैस। ठीक, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो आपकी रियल गैस और आइडियल गैस पास आने लगती है। पास आने लगने का मतलब क्या है कि इन दोनों में जो डिफरेंस है, डिफरेंस जो है वेरिएशन का, P और V में जो वेरिएशन हो रहा है वो डिफरेंस कम हो जाता है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, अच्छा और बना देते हैं ग्राफ, मान लीजिए आपके पास, अब मैं रेड कलर से बना देता हूं, ये आपका कौन सा ग्राफ है, टेम्परेचर का ग्राफ है। ठीक है, तो आपकी रियल गैस है ना, वो बिल्कुल आपकी रियल गैस बिल्कुल इसके पास से होकर निकल जाएगी। ठीक है, ये आपकी हो जाएगी ऊपर वाली रियल गैस, अंदर वाली आइडियल गैस। ठीक है, यहां तक। चलिए, इसमें मैं थोड़ा सा नाम लिख देता हूं। मान लीजिए ये T1 का है, तो ये भी T1 का ग्राफ है। मतलब कोई एक टेम्परेचर मान लिया हमने T1, तो यहां पर ये आइडियल गैस का और ये अंदर वाला रियल गैस का हो गया। यहां पर हम मान लेते हैं कि ये T2 का है, मतलब कोई डिफरेंट टेम्परेचर है, ये T2 का है, और यहां पर हमने देखा कि ये दोनों T3 के ग्राफ हैं। किसके हैं, T3 के। मतलब एक एग्जैक्ट टेम्परेचर पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर, कौन सा टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर आपने क्या किया है, आपने स्टडी की है, आपने कांस्टेंट टेम्परेचर पर ग्राफ बनाया। आपने कांस्टेंट टेम्परेचर पर पीवी ग्राफ जब प्लॉट किया तो आपने क्या देखा कि जो हमारा टेम्परेचर होता है जैसे जैसे इंक्रीज होते जाता है, हमारी रियल गैस और आइडियल गैस पास पास आती जाती है। क्या होते जाता है, रियल गैस और आइडियल गैस पास आती जाती है। यहां से मैं ये समझ सकता हूं, क्या यहां से मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मेरा T3 जो है, T3 जो है इट इज ग्रेटर देन T2, इट इज ग्रेटर देन T1। हमारा T3 जो है T1, T2 और T3, ये इन तीनों में क्या रिलेशन है, T3 जो है T2 और T1 से बड़े हैं। ठीक, इसको समझिएगा, इसका मीनिंग क्या है। एक ग्राफ मैंने अभी आपको ये बताया है, इसके बाद में अगला आपको अगले लॉ में भी बताने वाला हूं। इसका मतलब ये है, ये बोलना चाह रहा है कि जब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारी रियल गैस जो होती है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगती है। टेम्परेचर बढ़ने पर रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगती है। तो ये जो लॉज है ना, ये हायर टेम्परेचर पे एप्लीकेबल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, हायर टेम्परेचर पर एप्लीकेबल हो जाते हैं। ये समझ में आ गई बात, इसको इतनी बात समझना है। अगर आपसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता कि आप बताइए बॉयल्स लॉ जो है उसका आप एक ग्राफ प्लॉट करके दीजिए, आप इजीली इसका ग्राफ प्लॉट कर देते और आपके पास ग्राफ सामने है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये बॉयल्स लॉ हो गया। ठीक है, यहां पे बात। अब बात आती है कि क्या कोई और भी लॉ होते हैं अपने पास, तो हम उनको भी और फिर इसको वापस रिटर्न देखेंगे कि क्या है। एक काम करते हैं, हम इसको हटा देते हैं यहां से, क्योंकि ये मैंने अलग से लिख ही दिया है, तो ये आपको ठीक है करने की जरूरत नहीं है। आपको केवल इतना ही याद रखो, वो सब डिस्टर्ब कर रहा है, ये यहां लिखा हुआ। ठीक, वी इज, या फिर इसको मैं लिखता हूं तो आप देखिए, है ना, क्या बोला उन्होंने, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है ना, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो V जो होगा वो इनवर्स प्रोपोर्शन में होगा P के, और अगर P इधर आ गया तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि PV जो होगा वो हो जाएगा कांस्टेंट के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, कांस्टेंट के बराबर। ये है आपका बॉयल्स लॉ। कौन सा लॉ है ये, बॉयल्स लॉ। ठीक, क्वेश्चन आए तो आप इसका आंसर करिएगा कि बॉयल्स लॉ ने कुछ ऐसा बोला था। ठीक, बढ़ते हैं आगे, दूसरा ग्राफ समझते हैं। दूसरा है हमारे पास चार्ल्स लॉ। दूसरा कौन है, चार्ल्स लॉ। ठीक, अब चार्ल्स लॉ क्या बोलते हैं, इनकी भी बात कर लेते हैं। देखिए चार्ल्स ने क्या बोला, इन्होंने बोला कि अगर इस बार अगर आपने क्या कांस्टेंट, पहले आपने क्या कांस्टेंट किया था बॉयल्स में, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया था। चार्ल्स बोल रहे हैं कि अगर आप प्रेशर कांस्टेंट कर देते हैं, क्या कांस्टेंट कर देते हैं, प्रेशर कांस्टेंट कर देते हैं, तो कांस्टेंट प्रेशर के टाइम पर, कांस्टेंट प्रेशर जब होगा तो वॉल्यूम जो होगा वो किसी गैस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टू इट्स एब्सोल्यूट
टेम्परेचर। अभी एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है इसकी बात अपन करेंगे, अभी हमें टेम्परेचर पूरा पढ़ना है। पर अभी मैं आपको बोल रहा हूं कि चार्ल्स लॉ जो है वो ये कहता था कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस जो होती है, कौन सी प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस अगर होगी तो वॉल्यूम जो होगा वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं, ये क्या चीज है, क्यों ऐसा कहा इन्होंने, इनका कहने का मतलब क्या था वो भी देखते हैं। ठीक, उसके पहले मैं थोड़ा सा यहां से, ठीक है चलिए समझते हैं इसको भी। इन्होंने बोला कि अगर मेरा प्रेशर कांस्टेंट है, क्या है, प्रेशर अगर मैंने कांस्टेंट मान लिया है तो किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है, किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के साथ में, किसके साथ में, टेम्परेचर के साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल बना है, टेम्परेचर के साथ में। तो मैं v को क्या करूं, इसके नीचे ला सकता हूं, तो मेरे पास एक चीज हो जाएगा v बाई टी इक्वल्स टू कांस्टेंट। क्या आ जाएगा, v बाई टी इक्वल्स टू कांस्टेंट। और इसी का आप कर सकते हैं v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t भी बोल सकते हैं इसको आप। ठीक है, दोनों बातें याद रखिएगा। ये रिलेशन किसने दिया था, तो ये रिलेशन दिया था चार्ल्स ने। किसने दिया था, चार्ल्स ने। अब चार्ल्स जो है ना, इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। इन्होंने भी कुछ समझाया, जो ये ग्राफ बोल रहे हैं वो कैसा ग्राफ है उसको समझते हैं। ठीक, ओहो, है ना, चलिए इसको देखते हैं। क्या बोला इन्होंने, अगर ये ग्राफ फिर से हम प्लॉट करें बिटवीन, अब हमारे पास क्या कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि मैं अगर इसको VT के बीच में प्लॉट करता, किसके बीच में प्लॉट करता, VT के बीच में, तो VT के बीच में ये ग्राफ कैसा होता, 1 सेकेंड यार, VT के बीच में ये ग्राफ कैसा हो जाता उसको समझिएगा, है ना। छोटा बना देता हूं मैं थोड़ा सा, ताकि एक ग्राफ और बन सके यहां पे अपने पास। ठीक, अगर मैंने यहां पर ले लिया V और यहां पर ले लिया T, तो आप खुद बताइए कि V और T के बीच में अगर चार्ल्स लॉ बनाना है हमको, चार्ल्स का लॉ को अगर ड्रॉ करना है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों कैसे हो जाएंगे, ये दोनों तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि दोनों जो है उसका रिलेशन कैसा दिया हुआ है, हमें भी दिया हुआ है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो क्या हो गया ये आपका, ये हो गया आपका V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। क्लियर है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T व्हेन प्रेशर इक्वल्स टू कांस्टेंट। प्रेशर क्या है यहां पर, कांस्टेंट है। क्लियर, पर अगर, चलिए इसको, इस ग्राफ की जरूरत नहीं है, बस आप इसको इतना समझ लीजिए कि आपका V और T के बीच में जब ग्राफ बनेगा तो कैसा बनेगा, सीधा प्रोपोर्शनल बन जाएगा। अब इसको मैं आपको समझाता हूं किस बेसिस पे, उस बेसिस पे कि हमने अगर मान लीजिए रियल गैस और आइडियल गैस कंसीडर की है। क्या कंसीडर की है, रियल गैस और आइडियल गैस, तब स्थिति क्या होगी। तो देखिएगा यहां से, ठीक है, ये हो गई आपकी, अगर आपने स्ट्रेट लाइन बनाई है, स्ट्रेट लाइन बनाई है और वो भी सॉलिड टाइप की बनाई है, तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि ये मेरी आइडियल गैस हो गई। कैसी हो गई, आइडियल गैस। ठीक है ना, आपने यहां पे भी क्या किया था, देखो आपकी आइडियल गैस थी, उसको आपने सॉलिड लाइन से दिखाया, डॉटेड से आपने रियल को दिखाया है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले, हमने आइडियल गैस बनाई है, आइडियल गैस को हमने देखा, हमारी सॉलिड लाइन हो गई। अच्छा, किस किस के बीच में ग्राफ बना देंगे, तो ये ग्राफ आप बना दीजिए V वर्सेस T का। किसका बना दीजिए, V वर्सेस T का। अब आपके पास, हमारे पास कौन सी एक और गैस होती है, आइडियल आपने बना दी, हमारे पास रियल और होती है। तो हम ये देखते हैं कि रियल गैस जो होती है ना, वो कुछ इस तरीके से जाती है। ये आपके पास है रियल गैस का ग्राफ। किसका है, जो डॉटेड डॉटेड बना हुआ है, ये किसका हो गया, रियल गैस का। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, ये मेरा रियल गैस का ग्राफ हो गया। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि आप रियल गैस को जब देखेंगे तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है, क्या होता जा रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वो आइडियल गैस के ग्राफ के पास में जा रही है। जैसे जैसे आपका क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर किस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, इस डायरेक्शन में आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ये तो यहां पर क्या हो पा रहा है, आप क्या देख पा रहे हैं कि आपका गैस जो है वो गैस किधर जा रही है, तो वो गैस जा रही है टुवर्ड्स आइडियल गैस। किसकी तरफ जा रही है, वो आइडियल गैस की तरफ। ठीक है, ये बात है ना। तो ये पॉइंट आपको समझना है यहाँ पर कि जब जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है
तो रियल गैस जो है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। तो क्या मैं यहां से कंक्लूड कर दूं एक चीज कुछ, यहां पे मैं बोल सकता हूं क्या कि ऑन हायर टेम्परेचर, क्या बोल सकता हूं, ऑन, नोट है ये आपके लिए, ऑन higher temperature the real gas behaves like आइडियल गैस। ठीक है, अभी हमने केवल टेम्परेचर की बात की, किसकी बात की है, टेम्परेचर की। कुछ समय बाद अपन प्रेशर की भी बात करेंगे, प्रेशर भी बताएंगे कि आपका अगर जो गैस है उसका प्रेशर कैसा है और वो कैसे बिहेव कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमारी बात किसकी हुई है, केवल अभी हमारी बात हुई है केवल और केवल टेम्परेचर की, कि टेम्परेचर अगर आप हाई कर दोगे तो आपकी जो गैस होगी वो कैसे बिहेव करने लग जाएगी, वो बिहेव करेगी आइडियल गैस की तरह, रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी। ठीक है यहां तक, चलिए इसको भी हटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला आता है हमारा एवोगैड्रो लॉ। क्या आता है, एवोगैड्रो लॉ। इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इन्होंने क्या बोला, एवोगैड्रो क्या बोल रहे थे, एवोगैड्रो का कहना था कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब इन्होंने बोला कि वॉल्यूम भी क्या हो, सेम हो। इन्होंने बोला कि टेम्परेचर भी क्या हो, सेम हो। इन्होंने बोला प्रेशर भी क्या होना चाहिए, तो सेम होना चाहिए। अगर किसी गैस का वॉल्यूम आपने कांस्टेंट लिया है और उसका प्रेशर और टेम्परेचर भी अगर कांस्टेंट है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है कि कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। उसमें क्या होते हैं, तो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब ये मॉलिक्यूल की थोड़ी सी बात आएगी अभी आगे चल के, है ना। तो इनका कहना था कि अगर किसी गैस में क्या है, अगर किसी गैस में आपके पास अगर वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, सेम है, तो उन सभी गैसेस के पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो होंगे वो इस वॉल्यूम में बिल्कुल सेम होंगे। ठीक है, और इसी के लिए इन्होंने एक बहुत अच्छा एक नंबर दिया था जिसको बोला गया एवोगैड्रो नंबर। क्या बोला गया, एवोगैड्रो नंबर, जो कि आपको सीधा ये याद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ये नंबर क्या है, एवोगैड्रो नंबर। देखिए मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों के लिए करेक्ट कर देता हूं, करेक्ट से मतलब याद रखने का आसान तरीका बना देते हैं इसको। ये जो लिखा है ना नंबर, इसको थोड़ा देखिए, 25 तो लिखा ही हुआ है ऑलरेडी, और 10⁻⁻20 प्लस 23 है, तो इसको कोई सोचने की जरूरत नहीं। काम करते हैं यहाँ पे हम ना इसको करेक्ट करके थोड़ा सा 23 कर लेते हैं। मैं बच्चों को यही बोलता हूँ, इसको 23 कर लिया करो, तो आपको याद रखने में बड़ी आसानी हो जाएगी। अब देखिए जरा, आपके पास है एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23। बड़ा आसान, यहाँ पे भी 23, यहाँ पे भी 23, लेकिन 6.023। क्लियर, ये है आपका एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ का मतलब समझ गए आप, वो क्या बोलना चाह रहा है, वो बोल रहा है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ गैसेस में जो आपके पास सॉरी वॉल्यूम अगर आपने सेम लिया है, तो टेम्परेचर और प्रेशर समान होने की कंडीशन में, प्रेशर और टेम्परेचर समान होने की कंडीशन में आपकी गैस का जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता हूं, कि इन्होंने मुझे ये कहा कि इफ वॉल्यूम इज सेम, वॉल्यूम क्या है, सेम फॉर ऑल गैसेस, जो भी आपने कंसीडर की है उनका वॉल्यूम आपने क्या लिया है, सेम लिया है, तो उसमें n भी क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, सेम होंगे। तो मतलब जितना ज्यादा वॉल्यूम बढ़ेगा उतना ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे। अगर वॉल्यूम सेम लिया है, आपका नंबर ऑफ मोल सेम आ रहे हैं, तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूं कि जितना ज्यादा वॉल्यूम उतना ज्यादा आपके उतने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, ये बात है ना, क्लियर। ठीक, तो यहां से अपन एक ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, कंक्लूजन हो गया कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, N के होता है। ठीक, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो भी आप समझ लें। अब ये किस कंडीशन में है, तो N जो है यहां पर ये क्या है, नंबर ऑफ मोल और मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मोल भी सेम होते हैं ना, इतने, ये मोल इनवर्स लिखा ना, तो ये ठीक है। और ये कंडीशन क्या है, कंडीशन इसकी क्या है, कंडीशन होना चाहिए कि प्रेशर एंड टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। ये इसकी कंडीशन है, स्पेशल कंडीशन।
ठीक है, किसकी कंडीशन है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n होने की। ये आपका एवोगेड्रो लॉ है। क्या है ये, एवोगेड्रो। क्लियर यहां तक बात है ना। अब देखते हैं हम आगे, एक आता है हमारा गै-लुसैक लॉ। क्या आता है, गै-लुसैक। ये क्या बोल रहे थे, इनको भी देख लेते हैं। चलिए, ये अब तीसरी बात लेकर आए। जैसे अभी आपने क्या देखा कि अगर मेरे पास होता बॉयल्स लॉ, कौन सा होता है, बॉयल्स लॉ, तो मैं यहां पे बोलता कांस्टेंट कौन है, कांस्टेंट वाली क्वांटिटी कौन सी है, तो कांस्टेंट आपके पास बॉयल्स लॉ में आता है टेम्परेचर। कौन कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर। अगर आपके पास चार्ल्स लॉ होता है, कौन सा होता है, चार्ल्स लॉ, तो आप बोलते कि आपके पास कांस्टेंट कौन हो जाता, इस समय आपके पास कांस्टेंट हो जाता प्रेशर। ठीक है। अगर आपके पास एवोगैड्रो होता, कौन होता, एवोगैड्रो, तो एवोगैड्रो के टाइम पे आपके पास आपने किसको कांस्टेंट माना, तो आपने प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों को कांस्टेंट माना। किस किस को माना, प्रेशर एंड टेम्परेचर को। अब आपके पास बात आई है गै-लुसैक की। किसकी आई है, गै-लुसैक की। तो गै-लुसैक जो है ना, ये तीसरी बात बोल रहे हैं, बची हुई बात। वो क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि हमारा वॉल्यूम अगर कांस्टेंट हो जाए, क्या हो जाए, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट हो जाए, तो इनको आप इसी तरीके से एक शॉर्ट में याद रखिएगा ताकि आपको ये कभी भूले ना। क्योंकि अगर पेपर में देखिए क्या होता है, आप पेपर का थोड़ा वो देखिएगा, पेपर इजी भी तो आता है ना, हर बार पेपर टफ ही थोड़ी आता है, या पूरा पेपर टफ थोड़ी होता है, कुछ तो उसमें इजी होता है। और इजी होता है वहां पे कुछ ऐसे क्वेश्चन फंस जाते हैं कि फिर हमको लगता है कि यार ये छोटी सी बात याद नहीं रह पाई अपन को। इसलिए ये बातें जो है भले ही दिखने में छोटी होती हैं, लेकिन आपको ये याद रखना है। क्लियर। चलिए, तो अभी हम बात कर, मैंने एक चीज आपको स्किप करवाई है, और वो है ये मैंने अभी आपको नहीं बताया है, ये मैंने अभी आपको नहीं बताया है, तो इसको रुकेंगे पर देखिए। अब आता है आपके पास गै-लुसैक। कौन आता है, गै-लुसैक। हमें यहां पर क्या बोला गया है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या बोला गया है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ अ गिवन मास या गिवन गैस ऑफ मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। किसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। गिवन कंडीशन क्या है कि आपके पास क्या कांस्टेंट होना चाहिए, आपके पास वॉल्यूम कांस्टेंट होना है। क्या मैं यहां से बोल सकता हूं कि अगर मेरा वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है, तो मेरा जो प्रेशर है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। तो टेम्परेचर के अगर इधर लेकर आएंगे तो ये P/T आपका क्या बन जाता है, कांस्टेंट बन जाता है, बोलिए, है ना। तो ये आपका बन जाएगा गै-लुसैक लॉ। क्या बन जाएगा, ये गै-लुसैक। बहुत ज्यादा कोई इसको वो नहीं करना है आपको, पर आपको इसको याद रखना पड़ेगा। गै-लुसैक लॉ ये बोल रहा था, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद इसको भी आप याद रखना। नेक्स्ट, ठीक। अगर गै-लुसैक को अगर आपको प्लॉट करना है तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं इसके लिए, यहां पर मैं जो ग्राफ है वो किस किस के बीच में ले लेता हूं, तो वो मैं ग्राफ ले लेता हूं, मान लीजिए बिटवीन P एंड T। किसके बीच में ग्राफ ले लिया आपने, P और T के बीच में। तो P और T में कैसा है, डायरेक्टली रिलेशन है, प्रोपोर्शनल रिलेशन है ना, लीनियर रिलेशन है, तो ये लीनियर रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, लीनियर है तो 45 डिग्री एंगल पे। ये लीजिए, ये ग्राफ बन गया आपका किसका, ये ग्राफ बन गया आपका, ओहो, ये आपका P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T बन गया, वेयर V क्या है, कांस्टेंट। ठीक, बोलिए, यहां तक क्लियर है। चलिए, इसके बाद देखते हैं हम, चलिए क्या है ये आपका, अब हम पढ़ेंगे आइडियल गैस इक्वेशन। क्या पढ़ने वाले हैं, आइडियल गैस इक्वेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियल गैस इक्वेशन, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स इसके बिना अधूरी है ना, थर्मोडायनेमिक्स इसके बिना अधूरी है। तो अभी आपने क्या एक चीज सीखी है, आपने एक पॉइंट कंसीडर जो किया है, जो सबसे पहले ग्राफ में किया था, वो आपका कंक्लूजन मैंने आपको बताया, जो यहां पर लिखा है। क्या था कि अगर आपकी गैस रियल गैस है, अगर उसको आप हायर टेम्परेचर पर लेकर चले जाते हो तो वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगती है। रियल गैस जो है वो आइडियल गैस की तरह कब बिहेव करेगी, जब उसको हायर टेम्परेचर पर लेकर चले आएंगे। आइडियल गैस जो होती है उसको हम स्ट्रेट लाइन से बताते हैं, रियल गैस को हम डॉटेड लाइन से बताते हैं। क्लियर। चलिए,
इसके बाद बात आती है अपनी आइडियल गैस इक्वेशन की, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, ये आपको भी पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है आइडियल गैस इक्वेशन। आपने इसको पहले पढ़ा भी है ना, आपने इसको पहले पढ़ा भी है और फिर अब इसकी जरूरत पड़ गई है, तो हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि आपने जो देखा है उसमें आपको क्या ऐड ऑन करना है। पहली बात तो ये आइडियल गैस इक्वेशन आती कैसे है, आइडियल गैस इक्वेशन कैसे आती है, तो देखिए मैं आपको बताता हूं। हम यूज करने वाले हैं, सबसे पहले हम यूज करेंगे बॉयल्स लॉ का। किसका यूज करेंगे? बॉयल्स लॉ का। फिर हम करेंगे चार्ल्स लॉ का यूज, ठीक, इन दोनों को यूज करेंगे। और फिर हम देखेंगे हमारा एवोगैड्रो। ये जब तीनों एक साथ देखेंगे तो आपके पास एक चीज निकल के आएगी और वो आएगा आपका आइडियल गैस इक्वेशन। कैसे आता है इसको समझने की कोशिश करेंगे जरा। देखिए, मैंने यहां पर बोला आपको, मैंने आपको यहां पर कहा आपके पास बॉयल्स लॉ है। कौन सा लॉ है? बॉयल्स लॉ, ठीक है। दूसरा आपके पास कौन सा है? चार्ल्स लॉ, ठीक है। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, और एक आपके पास है एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, ठीक है ना। ये तीन चीजें, एवोगैड्रो, अरे यार ठीक है। अब इन तीन चीजों में आपको समझना है कि कैसे हमारी इनर्ट गैस इक्वेशन बन गई। क्या समझना है? कैसे हमारी इनर्ट गैस इक्वेशन बन गई। देखिएगा जरा, अगर मैं चार्ल्स लॉ की बात करूं तो चार्ल्स लॉ क्या कहता है, सॉरी बॉयल्स लॉ की बात करें तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है? इनका कहना है कि टेम्परेचर अगर कांस्टेंट, तो मैं ये बोल सकता हूं कि P इज या V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T। V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, इन्होंने बोला, बॉयल्स ने कहा। चार्ल्स बोले कि अगर P कांस्टेंट, क्या बोलेगी? अगर P कांस्टेंट तो जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। और एवोगैड्रो ये बोले कि अगर P एंड T दोनों कांस्टेंट है, क्या है? P एंड T दोनों कांस्टेंट है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी नंबर ऑफ मोल्स। किसके प्रोपोर्शनल होगा? नंबर ऑफ मोल्स के। तो क्या मैं यहां से ये चीज कंक्लूड नहीं कर सकता, मैं यहां से ये कंक्लूड नहीं कर सकता क्या कि मैं यहां से एक चीज कंक्लूड करने वाला हूं इन तीनों इक्वेशन से जो मेरी समरी निकलेगी वो ये होगी कि मर्ज कर देते हैं इन तीनों इक्वेशन को। क्या कर दें? मर्ज कर दें, ठीक। तब क्या हो जाएगा? तब आपके पास होगा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P, और आपका जो V है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T के। तो इन दोनों को जब हम मर्ज करते हैं, और तीसरा हमारे पास है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, इन तीनों को जब हम मर्ज करते हैं तो हमारे पास आता है V इज प्रोपोर्शनल टू T इंटू N डिवाइडेड बाई P, ठीक है। हमारे पास क्या आया? T इंटू N डिवाइडेड बाई P हमारे पास फाइनली निकल कर आया। ये हमारा रिलेशन आया जब हमने क्या कर दिया? इन तीनों को मर्ज कर दिया, ठीक है। ये आपका रिलेशन आ गया एक। अब इन तीनों के बाद यहां से हम देखते हैं, मैं थोड़ा सा इसको इधर ले लेता हूं, ये ठीक नहीं रहेगा करना, ठीक। चलो देखो समझो, इन तीनों को जब हम लिखेंगे फाइनली तो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं कि V जो है वो प्रोपोर्शनल आपके आया N इंटू टी बाई पी के। तो ये लिखा जा सकता है P इंटू वी, P को आपने इधर पहुंचा दिया, इज प्रोपोर्शनल टू N इंटू टी, ठीक है। ये लिखा जा सकता है। अरे यार इसको समझिए आप थोड़ा सा, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूं। हमारे पास क्या हो गया? V इज प्रोपोर्शनल टू एन टी बाई P, और P आपका इधर आएगा तो ये हो जाएगा PV इज प्रोपोर्शनल टू NT। और जब आप यहां से प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एक गैस कांस्टेंट जिसको आप बोलते हैं R। क्या बोलते हैं? R। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब इस R की वैल्यू आपको मैं बताता हूं क्योंकि ये वैल्यू से ही गेम चलेगा आगे, ठीक है। PV इक्वल टू NRT आ गया। यहाँ पे समझते हैं अब ये NRT में N क्या हो गया? N हो गया आपका नंबर ऑफ मोल्स। N क्या हो गया आपके? नंबर ऑफ मोल्स। N हो गया आपका नंबर ऑफ मोल्स। R क्या हो गया आपका?
तो आर हो गया आपका गैस कांस्टेंट, ये क्या हो गया आपका गैस कांस्टेंट, गैस नियतांक, गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू याद रखिएगा आप, क्या याद रखिएगा, वैल्यू, इनकी वैल्यू याद रखना आप, कितनी याद रखेंगे, तो आर जो होता है वो होता है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन आपकी किसकी, अरे ये लिखा है यहाँ पे, ये लिखा देखो, है ना, ये हो गई आपकी गैस कांस्टेंट की वैल्यू, ये होता है। अच्छा, इसकी एक वैल्यू और याद रख सकते हैं आप, R इक्वल्स टू होता है आपके पास 1.98 कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब ये जो नीचे लिखा है इसको अप्रोक्सीमेट आप लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेट आप लिख देते हैं 2, कितना लिख देते हैं 2। तो ये जो नीचे लिखी हुई है ये आपकी है एसआई सीजीएस यूनिट, कौन सी लिखी है, ये आपकी सीजीएस में है, और ये जो लिखी है ये एसआई यूनिट में लिखी। आपको 8.314 ज्यादा अच्छे से याद रखना है ना, ठीक है। क्या ये बात क्लियर यहां तक? अब देखिए हमने क्या पढ़ा अभी, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट ये होता है, एक इनर्ट गैस इक्वेशन अपन ने निकाल दी है। इनर्ट गैस इक्वेशन कितनी आई, तो आपके सामने है इनर्ट गैस इक्वेशन, ये देखिए पीवी इक्वल्स टू एनआरटी निकल के आई है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी निकल के आई। क्लियर यहां तक बात? चलिए इसको अपन अब थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, ठीक। चलिए अब डॉल्टन्स लॉ पढ़ने के पहले मैं यहां पर आपको एक चीज और दे देता हूं, समझिएगा उस चीज को। देखिए ज्यादा बड़ा तो नहीं हो रहा, ठीक है। देखिए हमारे पास क्या है, अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास पीवी इक्वल्स टू एनआरटी है, पीवी इक्वल्स टू क्या है, एनआरटी। अब यहां पर ना एक टर्म आती है जिसको आप बोलते हैं स्मॉल एन, जो होता है ये क्या होते हैं, तो ये होते हैं नंबर ऑफ मोल, ये क्या होते हैं आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर? अब इसका एक रिलेशन है एवोगैड्रो नंबर के साथ, किसके साथ रिलेशन इसका, एवोगैड्रो नंबर के साथ। तो n बराबर क्या होता है, n बराबर होता है कैपिटल N डिवाइडेड बाई इस कैपिटल N A। अब ये कैपिटल N क्या क्या है, ये क्या है वैल्यूज, तो इनको देख लेते हैं। ये जो होता है ये होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और ये जो आपका Na है ये क्या है, तो ये है एवोगैड्रो नंबर, ये क्या है, एवोगैड्रो, ओहो एवोगैड्रो नंबर। अब समझिए, मैं पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से n की वैल्यू अगर चेंज कर दूं, ये n की वैल्यू अगर मैं यहां सब्सटीट्यूट करता हूं तो क्या होगा मेरे पास, पीवी इक्वल्स टू एन आर टी डिवाइडेड बाई एन ए, ठीक है। क्या हो जाएगा, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी डिवाइडेड बाई एन ए। अब इसी को आप देखिए यहां पर, इसी को आप देखते हैं यहां पर कि क्या होता है, तो समझिएगा। आपके पास इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, इसको मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं कि R इंटू एन टी डिवाइडेड बाई एन ए, ठीक। अब बड़े ध्यान से देखें तो R बाई एन ए जो होता है, क्या होता है, R बाई एन ए जो होता है उसको यहां पर पहले से लिखा है कि R बाई एन ए जो होता है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। क्या होता है वो, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। एन ए तो एवोगैड्रो नंबर है, ये तो आपको पता ही है। जो आपका R बाई एन ए है वो केबी कहलाता है, क्या कहलाता है वो, केबी कहलाता है। तो इसको देखिए, R बाई एन ए को मैं यहाँ चेंज कर रहा हूं और मैं R बाई एन ए को लिख रहा हूं केबी, क्या लिख रहा हूं, केबी। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, पीवी, मेरे पास हो जाएगा पीवी इक्वल्स टू एन इंटू केबी इंटू टी, हाँ या ना। एन हमारा ऑलरेडी है, आर बाई एन ए जो है वो बन जाएगा केबी और आपका टी का टी हो जाएगा। जहां पे हम ये बोल सकते हैं कि हमारा केबी जो है, केबी जो है ये क्या है, तो ये है आर अपॉन एन ए, केबी क्या है हमारा, आर अपॉन एन ए, पहली चीज। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, ये वाली नहीं। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी के बाद हमारे पास एक और नई इक्वेशन आ चुकी है जो कि ये होगी। अब यहां पे एक बात और समझ सकते हैं आप, अगर मैंने यहां पर पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लिया, क्या लिया, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लिया,
और अगर मैं दोनों तरफ मास से डिवाइड कर देता हूं, किससे डिवाइड कर देता हूं, मास से अगर डिवाइड कर देता हूं, मास से अगर इसको मैंने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया तो क्या होगा समझते हैं। मास से अगर डिवाइड कर दिया तो ये जो मास बाय वॉल्यूम जो होता है, मास बाय वॉल्यूम जो होता है वो डेंसिटी बन जाता है। क्या बन जाता है, मास बाय वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। तो यहां पर हो जाएगा P अपॉन रो, P अपॉन रो, और ये क्या हो जाएगा, तो इसका आप क्या लिख देंगे, ये हो जाएगा आपका nRT बाई मास, nRT बाई आपका ये क्या हो जाएगा डायरेक्टली, अभी आप इसको मास ही लिखेंगे। तो आपके पास आप इनर्ट गैस इक्वेशन की या परफेक्ट गैस इक्वेशन की एक इक्वेशन और आ गई। अब आपके पास टोटल इक्वेशन कितनी है, आपके पास टोटल इक्वेशन जो है वो 3 है। कितनी है, 3। ठीक, कौन कौन सी है, तो एक आपके पास है इनिशियल जो आपने पढ़ी PV इक्वल्स टू nRT, ठीक है, PV इक्वल्स टू nRT जो आपकी पहली इक्वेशन थी। फिर आपने उसको चेंज करके कुछ इस तरीके से, है ना, ये आपने क्या कर दिया, ये चेंज कर दिया, थोड़ा सा चेंज करने के बाद आपने उसको निकाल दिया PV इक्वल्स टू KB इंटू N इंटू T, ठीक है। फिर आपने उसी को चेंज करके यहाँ पे निकाल दिया PV इक्वल्स टू या PV इक्वल्स टू nRT में आपने मास का डिवाइड किया और मास का डिवाइड करने के बाद आपको ये निकल आया। ये क्या है, तो ये है डेंसिटी, ये क्या है, डेंसिटी है। ठीक है, यहां तक चलिए। KB की वैल्यू अगर आपसे कोई पूछे तो KB जो होता है ये क्या होता है, तो ये होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻27 जूल पर केल्विन। ठीक है, जो आपका KB होता है ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की जो वैल्यू है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 27 नहीं, ठीक है, -23 है, इंटू जूल, या इसकी यूनिट जो है वो जूल पर केल्विन। क्लियर यहां तक बात है ना। चलिए इसको हम सेव कर लेते हैं, 1 मिनट। ठीक, चलिए, तो ये हो गया आपका क्या, आइडियल गैस इक्वेशन बन गई। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं क्या है हमारे पास है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या है, इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखिए इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि अगर टोटल प्रेशर एक्सर्टेड निकालना है आपको बाय अ मिक्सचर, किसके द्वारा निकालना है, मिक्सचर, और उसमें जो गैसेस है वो नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, नॉन रिएक्टिंग गैसेस है। ठीक, तो वो कैसा होता है, इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर विच गैस वुड एक्सर्ट इफ इट अलोन ऑक्यूपाइड द सेम वॉल्यूम एट गिवन टेम्परेचर। अब ये जो बात इन्होंने बोली ना, कुछ समझ में नहीं आई होगी, 99% ये बात समझ में नहीं आई है। तो मैं इसको आपको समझाता हूं कि इसके इनके कहने का मतलब क्या था। ये बोलना चाह रहे थे कि मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है, आपके पास क्या है, एक कंटेनर है। इस कंटेनर में आपने गैस फिल कर दी है। क्या फिल की हुई है आपने, यहाँ पे गैस फिल की हुई है। ठीक है, मान लेते हैं इसके अंदर क्या है, गैस फिल की हुई है। अब ये जो गैस है ना, इस गैस का जो टोटल प्रेशर होगा, क्या होगा, टोटल प्रेशर जो होगा इस गैस का, टोटल प्रेशर जो होगा, अगर यहाँ पे हम मान लें कि यहाँ पे सारी गैसेस हैं, बहुत सारी अलग अलग गैसेस हैं जो नॉन मिक्सिंग गैस, कैसी हैं, नॉन मिक्सिंग। यहाँ पे ये लिखी है गैसेस, वो भी कैसी होना चाहिए, नॉन मिक्सिंग। ठीक है, तो अगर वो सारी गैसेस को आप देखें नॉन मिक्सिंग गैसेस हैं, तो इनका जो टोटल प्रेशर होगा, क्या होगा, टोटल प्रेशर जो होता है, टोटल प्रेशर जो होता है वो किसके बराबर होगा, तो वो होगा प्रेशर ऑफ ईच गैस, ईच इंडिविजुअल गैस, ईच इंडिविजुअल गैस when they occupy सेम वॉल्यूम। अब समझिए, इसको थोड़ा सा और सिंपल कर देता हूं। मैंने केवल लिखा वैसे ही ऊपर वाला, जैसे मान लीजिए यहां पर क्या है, O2 है, N2 है, AR है, CO2 है। ठीक है, और इसका वॉल्यूम जो है हमने मान लिया कि 10 मीटर क्यूब है। कितना है, 10 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम मान लिया। अब आपने क्या किया,
इसी तरीके का एक और कंटेनर लिया, इसी तरीके का एक और कंटेनर लिया, और यहाँ पे उस कंटेनर में आपने सेम वॉल्यूम के साथ में गैस फिल की है। वो जो गैस है ना, वो गैस है आपकी केवल कौन सी, मान लीजिए यहाँ पर केवल N2 आ गई। क्या आ गई? केवल N2 आ गई। समझिएगा इसको, यहाँ पर केवल N2 है। इसका भी वॉल्यूम कितना है? इसका भी वॉल्यूम है 10 मीटर क्यूब। इसका भी वॉल्यूम है 10 मीटर क्यूब। तो जो इन सब का पार्शियल प्रेशर होता ना, इसका जैसे मान लीजिए इसका प्रेशर होता P1, ठीक, इसका प्रेशर होता P2, इसका प्रेशर होता P3, इसका प्रेशर मान लीजिए P4 एंड सो ऑन। ठीक, इन सब के जो प्रेशर होते, अगर आप उन सब के प्रेशर को ऐड कर देते तो वो निकल के आता किसके बराबर? उनमें से कोई भी गैस का, जो आपका सिंगल गैस का जो टोटल वॉल्यूम है वो जितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है उसके बराबर। क्या ये बात अब समझ में आई? हमने क्या कहा कि हमारे पास अगर एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है, क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस है। उस गैस में, अगर उस गैस में से आपको क्या देखना है, वो जो आपका मिक्सचर ऑफ गैस है उसका टोटल प्रेशर देखना। टोटल प्रेशर आपने बोला कितना है? आपने कहा कि इसका प्रेशर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 इतना होना चाहिए। किसके बराबर होता है? अगर आपके पास इंडिविजुअल गैस होती कोई सी, कौन सी गैस? इंडिविजुअल गैस होती। मान लीजिए आपने एक कोई गैस ले लिया, नाइट्रोजन, एग्जाम्पल है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी गैस है ना, ठीक है। तो आपने नाइट्रोजन लिया, अब नाइट्रोजन का जो होगा वो नाइट्रोजन का जितना प्रेशर होगा उसके बराबर हो जाएगा। क्या है बात? ठीक है ना। यहाँ पे हमने क्या ली थी? हमने यहाँ पे मिक्सचर ऑफ गैसेस लिए थे। ठीक, चलिए आगे बढ़े। समझ में आया? डॉल्टन्स पार्शियल लॉ जो बोला जाता है, पार्शियल प्रेशर का लॉ जो बोला जाता है वो ये है। यहाँ पे लिखा है एवरेज स्पीड। क्या लिखा है? एवरेज स्पीड। अभी जो आपने मॉलिक्यूल अभी देखे हैं, ये जो आप देख रहे हो, इनका जो एवरेज स्पीड है वो निकाली है इन्होंने बोला एवरेज स्पीड कितनी होगी। अभी मैं एवरेज स्पीड पे ज्यादा जाना नहीं चाहता हूँ, है ना, ये आपके काम का बिल्कुल नहीं है एवरेज स्पीड वाला फंडा, तो इसको मेरी तरफ से तो आप छोड़ भी देंगे ना तो भी कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ता है। ठीक है, एवरेज स्पीड का ज्यादा फंडा आपके काम का नहीं है, आपके पेपर में नहीं पूछा जाता है, नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये प्योर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है। ये क्या है? प्योर थ्योरी ऑफ काइनेटिक ऑफ थ्योरी ऑफ गैसेस का है, और जो आपके लिए सिलेबस के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी। क्लियर है ना? इतनी बातें याद रखिएगा आप अबाउट डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। देन आता है हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट जिसको मुझे आपको समझाना है, और ये क्या है, तो इसको सबसे पहले तो लिखिए कि ये है क्या। ये है वेरिएशन ऑफ रियल गैस एंड आइडियल गैस फॉर, हमने यहां पे एग्जाम्पल जो लिया है वो नाइट्रोजन का लिया है। किसका लिया है? नाइट्रोजन का। हमने जो एग्जाम्पल लिया है वो नाइट्रोजन का एग्जाम्पल। चलिए समझते हैं क्या सीन है इसका, ये देख लेते हैं। अब यहां पर आपको देखकर क्या लग रहा है? यहां पर आपको देखकर ऐसा लग रहा होगा, ये हमने लिया PV बाई RT। PV इक्वल्स टू होता है NRT। PV इक्वल्स टू क्या होता है? NRT। अगर मैं यहां से PV बाई RT लिखता हूं तो मेरे पास आ जाते हैं नंबर ऑफ मोल्स। क्या आ जाते हैं? नंबर ऑफ मोल्स। हमने क्या किया? हमने यहां पर कंसीडर किया है 1 मोल। हमने n इक्वल्स टू कितना लिया यहां पर? सिंगल मोल के लिए। स्टडी जो चल रही है वो किसके लिए चल रही है? n इक्वल्स टू 1 के लिए। तो हम पहले देख रहे हैं कि ये ग्राफ जो बना हुआ है ना, ये ग्राफ आपका बना हुआ है बिटवीन PV RT, है ना। ये किस किस के बीच में बना है? तो ये बना है PV बाई RT टू प्रेशर। ठीक, PV बाई RT टू प्रेशर के बीच में बना है। ये क्या है, कैसा है, समझिएगा इसको। ठीक, हम ये देख रहे हैं कि 1 बार प्रेशर की हमने एक लाइन बना दी। क्या बना दी? 1 बार प्रेशर की एक लाइन बना दी। अब जब आपका किसी गैस का, कौन सी गैस का? कोई भी गैस का, जब आप क्या करते हैं? प्रेशर देखते हैं। क्या देखते हैं? प्रेशर। तो जब उसका प्रेशर कम था, क्या था? प्रेशर कम था, तो देखिए वो किसके ऊपर होकर चली गई? वो होकर चली गई आपकी आइडियल गैस के ऊपर। रियल गैस किसके ऊपर होकर चली गई? आइडियल गैस के ऊपर। क्लियर? और फिर थोड़ी थोड़ी बाहर जा रही है ना, थोड़ी देर के बाद ये क्या जाने लगी? फिर यहां से निकल कर ये बाहर जाने लगी। क्लियर है ना। बट इनिशियली इस गैस का क्या हुआ? ये आइडियल गैस के साथ में फ्लो कर रही थी, बिल्कुल साथ में जा रही थी। ठीक है, ये बात है ना। चलिए अब क्या हुआ यहां से? क्या मैं ये समझ सकता हूं
कि जैसे जैसे मेरा प्रेशर, ये लाइन जो बनी है सब प्रेशर की बनी, ये कौन सा है, ये 100, ये 1000 केल्विन पर है, ये 500 केल्विन पर है और ये 200 केल्विन पर। जैसे जैसे आपका प्रेशर कम होता गया, क्या होता गया, प्रेशर कम होता गया, आपकी जो गैस है वो आइडियल गैस के पास में आ गई। अच्छा सॉरी, एक मिनट, ये है आपका टेम्परेचर, ये आपका क्या है, टेम्परेचर, और प्रेशर तो इस तरफ बना हुआ है ना। तो यहां से इस ग्राफ से मुझे क्या समझ में आ रहा है, मैं यहां से दो कंक्लूजन निकाल रहा हूं, जो आपको दोनों कंक्लूजन डायरेक्टली याद रखना है। वो क्या है कि अगर मेरी कोई गैस है, ठीक है, तो मैं यहां पे पॉइंट लिख रहा हूं कि रियल गैस बिहेव्स लाइक आइडियल गैस एट के बाद क्या, एट हायर टेम्परेचर, जो कि हमने पहले वाली स्लाइड में देखा है, एंड लोअर प्रेशर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके, आप देखिएगा आपके पेपर में ये कहीं ना कहीं घूम फिर के मिलने वाला है कि अगर आपकी गैस कैसी है, आइडियल रियल गैस है, तो वो आइडियल गैस की तरह कब बिहेव करेगी, उसका जो सॉल्यूशन है, नीचे ऑप्शन जो आपको मिलेंगे वो आप याद रखिएगा कि वो तब बिहेव करती है जब आपकी गैस का टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाए, टेम्परेचर जो है वो बहुत हाई हो जाए और प्रेशर जो है वो बहुत कम हो जाए। ठीक, तो ये ग्राफ आपके लिए है, एक बार मैं फिर से इसको बता दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में आपको कि ये क्या सीन है, कैसा ग्राफ होता है, मैं इसको एक्सप्लेन और कर दूंगा आपके लिए। और फिर हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, अब हम वर्क वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, है ना, क्या होता है वर्क, क्या है, ये सब बातें अब हम करने वाले हैं। हम अपने कोर उस पर आ चुके हैं, अब हमने बेसिक सारी बातें कंप्लीट कर ली है। ठीक है, यहां तक। तो अब आपको ये देखना है, ये सारे लॉज आप एक बार पढ़िएगा, है ना, काइनेटिक थ्योरी का बेसिक है बिल्कुल, ठीक है ना। चलिए, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।